कई तो ऑल इंडिया कमिटी का खाने शेयर के जाते कि आप लोग 1 घंटा लेट कर दिए तो इकबाल भाई बोले नहीं करते कि 15 मिनट लेट कर दिए। आज यहाँ पर कौमी तंजीम की जानिब से एक प्रोग्राम रखा गया था, उस के लिए मैं यहाँ पर आया था। हमारे कोंकण रीजन की पूरी जिम्मेदारी आफ्ताब पर दी गई है और अभी नए थाना शहर की जिम्मेदारी शमीम खान साहब के ऊपर आज दी गई, उनको नामजद किया गया थाना शहर के लिए। कौमी तंजीम मरकज़ी वज़ीर तारिक अनवर साहब की क़यादत में हम सब काम करते हैं महाराष्ट्र के। कौमी तंजीम एक NGO है, समाजी काम करने के लिए जिसका क़याम 1977 में हुआ, जब ये मुस्लिम यूथ कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाती थी। इसके कौमी सदर गुलाम नबी आज़ाद थे और उसके बाद इसके नाम में तब्दीली 1980 में की गई कौमी तंजीम, और जिसके कुल हिंद सदर तारिक अनवर साहब क़यादत में पूरे हिंदुस्तान के हर सूबे में कौमी तंजीम का काम चल रहा है। ये तंजीम का मकसद सभी कौम और मिल्लत के टेक्नोलॉजी पे यकीन रखते हैं, ऐसे सभी मजहब के लोगों को और किसी भी सियासी पार्टी से उसका ताल्लुक हो, मगर उस टेक्नोलॉजी को मानने वाला ऐसे सामाजिक कारकुनों को इकट्ठा करके लोगों की भलाई के काम करने की जिम्मेदारी निभाने का काम ऑल इंडिया कौमी तंजीम के जरिए किया जाता है। हम करना चाहते थे, इसलिए हमने आफ्ताब और सैयद अली साहब से भी कहा था, जिक्र किया था कि आप सब लोगों से मिलने का मौका हमें दें। काफ़ी अर्सा हुआ हम यहाँ पर आप लोगों से गुफ्तगू करने के लिए नहीं आ पाए। जब भी यहाँ पर आए किसी न किसी मसले के तहत हम वहाँ तक गए, लोग उस सरकारी महकमे के साथ रहे और उसमें यही हुआ कि हम आप लोगों से रूबरू नहीं मिल पाए और बहुत लंबा अर्सा हुआ। उसको 1 साल 6 महीने हुए अक़लीती कमीशन के चेयरमैन होने के बाद। तो सब में पहले तो आप सब लोग मुझको माफ़ करें कि इतने लंबे अरसे बाद आप काम के बाद हम आपसे और भी गुफ्तगू करें। हमने मरकज़ी वज़ीर तारिक अनवर साहब को जो खत दिया था और जो हमने अपने कौम की बात उनके सामने रखी थी कि आज पूरे हिंदुस्तान में RTE के तहत
हर किसी को तालीम लेने का हक हासिल है और इसके लिए हुकूमत हिंद जो है पूरी कोशिश कर रही है, मगर प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ये आलम है कि जितने बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, एक साल से लगातार एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक्शन लेने के लिए हम कह रहे हैं, मगर वो सॉफ्टवेयर कंपनी बार बार यही सफाई देती कि अब इसको हमने अपडेट किया है, अब इसको थोड़ा सा डेवलप किया है, मगर वो सॉफ्टवेयर की वजह से बच्चे वक्त पर अपना फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं। उसके बावजूद जितनी तादाद में बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए जो फंड आता है, उसमें पूरे बच्चों को पूरे बच्चों को जो मांग की है वो तारिक अनवर साहब के ज़रिए हमने प्राइम मिनिस्टर से इसके पहले भी मुलाकात की थी उनके साथ, और अब जो इस मेमोरेंडम को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा है कि मुसलमानों को जिस तरह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को स्कूल में एडमिशन लेते ही उसको हक है अपनी आला तालीम तक सहूलत लेने का, और स्कॉलरशिप नहीं है वहाँ पर, वहाँ तो फ्री एजुकेशन सिस्टम है। और सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट के मुताबिक ये साबित हो चुका है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की इक्तिसादी हालत की वजह से उनके तालीम पे असर पड़ा है, और जो मुफ्त तालीम देने वाले अदारे जो है वो प्राइमरी एजुकेशन देने वाले अदारे हैं, जिसकी वजह से बच्चे वहाँ मुफ्त अदारों में, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उनकी स्कूलें हैं 7th स्टैंडर्ड तक है, तो बच्चों का ड्रॉप आउट परसेंट बार बार जो कहा जाता है कि बच्चे मुसलमानों के उनके ड्रॉप आउट परसेंट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह जो है वो सच्चर कमेटी ने वादे कर दी, जबकि हिंदुस्तान के आईन में ये हक है कि हम अपने तालीमी अदारे जब जहाँ चाहें वहाँ हम खोल सकते हैं, मगर उसके लिए भी कई कंडीशंस डाल के एजुकेशन डिपार्टमेंट जिस टाइप से हमारे स्कूल परमिशन के लिए अक़लियती कमीशन के कोशिश करने के बावजूद भी हम ये देखते हैं कि तालीमी अदारों को परमिशन नहीं मिलता, और जिन अदारों को परमिशन मिला है उनको नॉन ग्रांट बेसिस के ऊपर परमिशन मिला है, जिनकी माली हालत इतनी ख़राब है कि उसमें टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो फी सबीलिल्लाह है, वो उनको सही वक्त पे उनकी तनख्वाह भी नहीं मिलती है, मगर जज्बा है उनको अपनी कौम को आगे ले जाने का, इसलिए वहाँ मेहनत करते हैं, कम तनख्वाह में भी काम करते हैं। मगर मुसलमानों को तालीम के लिए जितना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को सहूलत दी है वो 100% स्कॉलरशिप जो है बच्चों को ग्रांट होनी चाहिए, और जो बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है वो उसके लिए एलिजिबल साबित हो। और इसके लिए कोई अलग से स्कीम बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको अलग से कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने खुद ही डिक्लेयर किया है कि आरटीई के तहत हर बच्चे को तालीम दी जानी चाहिए, और उसके लिए मरकज़ी हुकूमत तय करे और सूबाई हुकूमत भी अपने प्रोग्राम के तहत इसको शामिल करे, जिसको हमने चीफ मिनिस्टर के साथ भी हमने मीटिंग करके उनसे भी मांग की है। अब फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए दिया जाता है, और उसमें भी पिछले कई सालों से बच्चों ने जिन्होंने अर्जियां दी है उनको भी वक्त पर
जो लोन न मिलने की वजह से कई जगह पर स्कूलों में एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने में भी तकलीफ आई, तो इसलिए भी पहल करने के बाद उसके चेयरमैन अमीन पटेल साहब ने इस और कदम उठाया और अभी ये सिलसिला दुरुस्त हुआ है। वक्त पर बच्चों की चेक चले जाती है। तो ये हमारी कोशिश है कि हम तालीमी मैदान में बच्चों के लिए जितना हो सके उसके लिए एक मूवमेंट हम चलाएं और हुकूमत के ऊपर दबाव लाने का काम हर जगह के काम करने वाले समाजी कारकुनों के जरिए हो। और इसीलिए कौमी तंजीम की जिम्मेदारी जो है वो हमने जिन जिन लोगों पे दी है उनसे भी ये कहा है कि अपने लोकल लेवल पर भी वो इसके लिए प्रेशर बनाते रहें। आने वाले दौर जो है वो इलेक्शन का दौर रहेगा, जिसकी वजह से कई पाबंदियां होगी। वो पाबंदी सियासी पार्टी को होगी, समाजी सतह पे काम करने वाले लोगों के लिए नहीं होगी। तो उस दौर में भी कौमी तंजीम एक्टिव पार्ट करे और लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करें। हम तो कोशिश कर रहे हैं जितना वक्त हमको मिलता है और हमारे पास जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी में भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें हम कितने कामयाब हुए ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर कोशिश मेरी है। तो ये रहा मेरा अपना आज के इस कौमी तंजीम के ताल्लुक से बात करना। अब हम आते हैं माइनॉरिटी कमीशन की तरफ, क्योंकि अब दूसरा रोल भी मेरे पास। तो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से मैंने 1 साल 6 महीने के दरमियान जो कोशिश की है उसमें बड़े से बड़े मसले पर भी हमने कदम बढ़ाया है और कहीं पर भी अक़लियत के किसी भी मामला पर माइनॉरिटी कमीशन ने कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला अपनाया नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारे पास पिछले 3 महीने से लगातार हिमायत बेग अपना जेल के ज़रिए ही हमारे पास खतूत भेज रहे थे और उनके ख़तों में उन्होंने अपनी जान के ख़तरे की भी बात कही थी और उनको और ये भी ख़तरा महसूस हो रहा था कि उनको यहाँ से पूना ट्रांसफ़र करके वहाँ पर इसके पहले एक एक्यूज़ को ट्रांसफ़र किया गया था जिसका वहाँ पर इंतकाल हो गया। अब उस सिलसिले में भी हमने हुकूमत के साथ जितने कॉरेस्पॉन्डेंस करने चाहे थे वो किए और हिमायत बेग के ख़त पर गौर करने के बाद हमने उस केस को हाई कोर्ट में ले जाने के लिए माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से उसमें आगे कदम बढ़ाने के लिए हमने हुकूमत से परमिशन मांगा था, मगर उसका इंतज़ार न करते हुए आशीष खेतान ने जो रेट पिटिशन दाखिल किया उसमें इंटरवेंशन करने के लिए हमने अपना कदम बढ़ाया है। हम उसमें इंटरवेंशन कर रहे हैं और मैं इसलिए ये इस बात को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि तय करना किसी एक ही तरीके को और उसको निशानदेही करके उनको परेशान करना, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। और इस ताल्लुक़ से हमारे पास जो भी अप्रोच होगा, जो हमारे पास रास्ता कायम करेगा, उसके साथ हम खड़े होंगे जब तक कि ये वो साबित न कर सके कि ये वो उसमें मुलविस है। शक की बिना पर एक किस्म का माहौल पैदा करना और एक कम्युनिटी को टारगेट करना, ये सिलसिला कई अरसे से चला है और शरद पवार साहब ने इस मामले में बहुत सख्त बात कही थी कि किसी को भी ये कहने का हक नहीं है। हम अगर तफ्तीश कर रहे हैं तो हमको दूसरी जानिब भी देखना चाहिए और ये नहीं देखा जाता, इसका जिक्र शरद पवार साहब ने खुद कहा था। और हम माइनॉरिटी कमीशन के जानिब से
हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको भी हम हुकूमत के साथ शेयर करके हम इस पे कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये रहा मेरा अपना सफ़र। अब अगर काफ़ी अर्से बाद मैं आप लोग हाथ लगा हूँ, अगर आप कुछ बेहतर। जी सर, ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कुछ देर पहले माइनॉरिटी कमीशन के बारे में सॉरी इसके बारे में क्या मौलाना आज़ाद, तो क्या आपके पास इसकी मालूमात है कि इसका फंड कितना आ रहा है उर्दू और इंग्लिश स्कूलों के लिए और यूटिलाइज कहाँ हो रहा है? देखिए, मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन उर्दू और इंग्लिश मीडियम को अलग अलग ऐसा डिवीजन करके फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। जिस बच्चे ने अपने आला तालीम के लिए वहाँ कर्ज मांगा है उसको मिलता है। अब मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है पहले कारोबार के लिए भी फंड दे रही थी। उस फंड देने के हाल ये हुआ कि जिसने पैसा लिया वो उसका पता गलत था, उसको इसकी सिफारिश गलत थी, वो मुस्तहिक तक नहीं पहुंचा, इसलिए वो मामला जो है वो अभी ठंडे बस्ते में। सर मेरा सवाल इंडिविजुअल नहीं था, स्कूल को जो 4 लाख रुपए जो दिए जाते हैं। नहीं, 2 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 2 लाख बेसिक इम्यूनिटीज़ के लिए दिया जाता है। जो स्कूल अप्रोच करती है वो चाहे इंग्लिश मीडियम की हो या उर्दू मीडियम की हो, वो उसका जो स्टेटस होना चाहिए अक़लियत का, जिसको स्टेटस माइनॉरिटी का मिला हो वो स्कूल अप्लाई करे और उसको बेसिक कम्युनिटीज़ के लिए 2 लाख रुपए मिलता है। एक मरतबा मिला तो दूसरी मरतबा नहीं मिलता है, हर साल अप्लाई करने पे नहीं मिलता उसको। मौलाना आज़ाद के बारे में कौन कंपनी को ये चीज़ दी गई थी कि फॉर्म देखा जाए, जांच करे, उसके बाद अप्रूवल मिलता है तो नहीं। एक फॉर्म 4 लोगों के नाम पर निकाला गया था वीडियोकॉन कंपनी के जरिए, लेकिन चारों लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे एड्रेस के नाम पर। तो बहुत बड़ा जो है करोड़ों का फर्जीवाड़ा है, इसका कोई जांच की आपने अभी तक? देखिए, एक चीज़ मैं खुद उसमें रुकन था, इसलिए मैं जानता हूँ कि मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जब लोन की फाइलें जिन पे जिम्मेदारी थी उस मेटकॉन को एक फाइल के पीछे 3,000 रुपये दिया जा रहा था, जबकि हम उसको कर्ज 30,000 रुपये के ऊपर नहीं दे सकते थे। तो हम उस वक्त हम सभी लोगों ने इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन किया था कि ये तो 10% तो हम उसको दे रहे हैं कि जिसका काम सिर्फ फाइल ला के हमारे पास सबमिट करना, उसकी और कोई जिम्मेदारी नहीं। आप वो फर्जीवाड़ा हो तो भी उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे कंपनी के हाथों में काम दिया गया और जिसकी वजह से ये आप जो कह रहे हैं कि एक दिन में हमने 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे लोन सैंक्शन हमने किए, जिसकी वजह से उसमें लोगों ने ये सोचा कि आखिर में ये पैसा हुकूमत तो हमेशा कर्ज देती है तो फॉर्म माफ़ी होता है, और उसमें होड़ लगी। और जो लोग प्रोफेशनल होते हैं उन लोगों ने लिया। दरअसल मुस्तहिक तक पहुंचाने की हुकूमत की अपनी ख्वाहिश थी और इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने और ख़ासतौर पर चीफ मिनिस्टर उस वक्त राव देशमुख ने भी ये कहा था कि जितना पैसा लगेगा, 500 करोड़ की बात हमने की थी, और उन्होंने कहा था कि जितना पैसा लगेगा उतना पैसा हम देंगे, आप लोग सही लोगों तक पहुँचे। उसमें जो रिकवरी हमारी कम रही जिसकी वजह से मामला सारा रुक गया। अभी एजुकेशन लोन मांगो, लेकिन उसका कोई कमेटी नहीं मैं अभी उसके ऊपर सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं, और आज भी हमने जिक्र किया सैद अली से, मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन हैं अमीन पटेल साहब, उनको हम उमरा में खुद हम साथ में लेकर आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि वो भी टूर करें। हम गली गली घूम रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि अपने सवालों का जवाब वो भी खुद दें, और मैं इंशाल्लाह उनको भी लेकर आऊँगा और उनके तमाम अफसरों को भी साथ में लेकर आऊँगा ताकि हमारे जो सवालात है वो उसका जवाब भी सही मिले, और उसमें अगर कोई नया सुझाव है, नई कोई स्कीम है तो वो फॉर्म तक। मतलब आप अपनी तरफ से जांच की कोई तलबा करें? देखिए, ये मामला अब तक मेरे पास किसी ने लाया नहीं है। अगर मुझ तक ये मामला कोई लाएगा, मैं उसका रुकन हूँ था, और मैं आज माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन हूँ। मेरे पास जो इख्तियारात है वो इख्तियारात के तहत मैं इस कदम को उठा सकता हूँ, मगर
जब तक मेरे पास कोई पिटिशन नहीं आएगा तक नहीं। ये जुडिशरी के दायरे में जो चीज़ें इख्तियारात दी गई है, इंशाल्लाह मेरे पास आएगा तो जरूर सर इसके ताल्लुक से एक और बात करना चाहूँगा कि मौलाना आता छोड़ के मेरे पास दूसरा आओ ना। लास्ट क्वेश्चन सब्जेक्ट मान, इसमें मैंने कमीशन में खुद जाके बात की थी, तो उन्होंने कहा हमारे कैंप का सिस्टम है, लेकिन आज तक मुमरा में कोई कैंप लगा ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि ऐसा है कि सिस्टम के मुताबिक इंसान सोचेगा कि सिस्टम जो होगी उसी के मुताबिक मैं चलूँगा। माइनॉरिटी कमीशन की कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई हमारे रूल्स में नहीं है कि हमें हर इलाके में जाना चाहिए, वहाँ पे कोई भी तकलीफ हो और ही वहाँ पे पहुँचे, ऐसा कुछ नहीं है। एक जुडिशरी सिस्टम में हमको रखा गया है, पर उसके बावजूद भी जब हम लोगों तक नहीं जाएंगे, उसके लिए सिस्टम देखकर, ये रूल देखकर और हम काम करेंगे तो नहीं होता। तो वो उनको भी चाहिए कि वो जाएं, क्योंकि उसके लिए अलग से फंड गवर्नमेंट ने दे रखा है कि आप सेमिनार ऑर्गेनाइज करें, लोगों को इंफॉर्मेशन दें, आप वहाँ फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करें। तो सिर्फ चेयरमैन का काम नहीं है, उनके रुकन भी जो है उस इलाके में पहुँचे तो अच्छा काम। सर इसका प्रोसीजर लोन लेने का और सरल क्यों नहीं बनाया जाता? 11 12 दस्तावेज लगते हैं लोन मांगने के लिए, तो जो डाउन टोडन आदमी होगा, गरीब आदमी होगा, जो सही मानों में मुस्तहिक है, वो इतने नहीं टोटल। मौलाना आज़ाद में टर्म लोन तो अभी नहीं है। टर्म लोन तो मैं समझता हूँ कि 3 साल के करीब हो गया, बंद हो गया हो। पहले जो जितना आया, बाकी सारे कारपोरेशन में इस वक्त भी सारे लोन मिल रहे हैं। उन लोगों को वापसी की इतनी फिक्र नहीं है, हम लोगों को इतनी वापसी की फिक्र नहीं है। देखिए सभी को बगैर रिकवरी के किसी को भी फाइनेंशियल फंड नहीं दिया गया। आप जितने फाइनेंशियल कारपोरेशन है उसका उन्होंने जो माफ किया है, तो माफ ये होता है कर्जा माफ, उसका इंटरेस्ट माफ होता है, बेसिक अमाउंट वो रहता है। आप पूछिए उन बच्चे की आवाज़ थोड़ी खराब है, तो उनका मैं सवाल देता हूँ कि ये जो बार बार माइनॉरिटी की तरफ झुकाव हो रहा है, विजिट हो रही है, तो ये क्या इलेक्शन को देखते हुए ये सब चीजें हो रही है? मैं समझता हूँ कि साल भर में आप लोग मुझसे बेजार हो गए, इतनी मरतबा तो मैं आया हूँ यहाँ पर। नहीं, काफी दिन बाद आए, काफी दिन बाद अरे आए। आपने कोई दावत नहीं दी तो मैं क्या कर रहा? यहाँ कोई मसला अगर नहीं है, और अब सैयद अली खुद आने लग गए, वो हमारे साथी हो गए तो वो खुद आने लगे वहाँ पर, वरना वो कम से कम वो हमारा दीदार करने के लिए और हम उनका दीदार करने के लिए पहुँच जाया करते। सर आरटी के तहत काम कर रहे हैं कौमी तंजीम अफेदी कमीशन, मगर ये कौसा में अभी तक के टीचर्स का कुछ इंतजाम नहीं किया। नहीं, आरटीए के तहत ना कौमी तंजीम काम नहीं कर रही है। आरटीए के तहत जो हक जो मिला है उस हक को लेने के लिए हमें रास्ते पर आना होगा, लड़ना होगा, लोगों में बेदारी पैदा करनी होगी। मैंने इस मुमरा से ही इस बात की शुरुआत की थी कि हमारे जो टीचर्स हजरात हैं, उन टीचर हजरात को जिस क्लास के लिए रिक्रूट किया गया उसके अलावा उनको हायर यानी प्राइमरी सेक्शन के जिम्मेदार जो टीचर हैं उनके जिम्मे सेकेंडरी के भी क्लासेस दिए गए। मराठी मीडियम के सरप्लस टीचर उर्दू मीडियम के सरप्लस स्कूलों क्लासेस में भेजे गए। तो ये एक मुमरा की वजह से ये हुआ कि हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मैं गया, मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के सारे डिस्ट्रिक्ट में घूम लिया हूँ, तो सारे डिस्ट्रिक्ट में इस बात को जानने की हमने कोशिश की और वहाँ पर भी कम ज़्यादा तादाद में वही मसले मिले कि उर्दू मीडियम के स्कूलों में टीचर मराठी मीडियम का गया जिसको हमारी ज़बान तो सर सोल्यूशन क्या है? मुमरा के वजह से ही ये सब चीज़ें सामने आई, वरना मेरे पास जो एप्लीकेशंस आते हैं, मैंने तकरीबन 3093-94 के करीब मेरे पास कंप्लेंट्स आई है, और उस कंप्लेंट में लोग इंडिविजुअल कंप्लेंट्स करते हैं जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं। जैसे हम यहाँ पर आए, एक स्कूल का एक बड़ा मसला था, वो स्कूल के मसले में जब गए वहाँ मुलाकात किए तो टीचर्स ने अपने मसले बताए, फिर वहाँ अंदर और उसमें डीप जब गए तो कई मामला ऐसे आए कि बच्चों की प्रेजेंस क्यों कम है, उसका भी ये नज़र आया। बच्चों के स्कूल के वक्त में
जो प्राइमरी सेक्शन मॉर्निंग सेक्शन के बच्चे छूट रहे हैं, तो जो सेकंड सेशन के लिए जो बच्चे आए हैं वो धूप में खड़े हैं, बारिश के मौके पे बच्चे नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें जो जब तक आप प्रैक्टिकल वहाँ नहीं जाएंगे तो आएगी नहीं। तो एक एक चीज़ें जो मेरे पास आ रही है वो मैं जब तक जा नहीं रहा हूँ तब तक मेरी समझ में नहीं आ रही। मेरे पास जो कंप्लेंट्स है उसमें मेजॉरिटी कंप्लेंट्स वो है कि किसका किसी से इंडिविजुअल झगड़ा हो गया। ये भी लोग मेरे पास अपनी अर्जी देते हैं, तो ये तादाद बढ़कर सामने आती है। अब मैं उनसे ये कहूँ कि ये मेरा काम नहीं है, तो फिर उनके सवाल का जवाब देने के लिए मुझको पूरा दिन लगेगा। फिर आप किस लिए हैं, आपको क्यों बिठाया गया है, ये सारे सवाल के जवाब देने पड़ते। तो मैं उनके मसले जिस महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और उनको खुद दोबारा भी फ़ोन करके उनको इत्तला कर देता हूँ कि आपके मामला में जो हमने खत भेजा है वो खत की कॉपी तो उनको मिलती है, मगर जो जवाब आता है वो उसकी कॉपी भी मैं भेज देता हूँ। तो हल करने की मेरी पूरी ईमानदारी। सर, ये स्कूल का जो मसला है, जो जैसे आपने बताया दूसरी डिस्ट्रिक्ट धीरे के उर्दू मीडियम में मराठी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पे दी है कि ऐसे जहाँ कहीं पर भी है तो जिला परिषद के सीईओ के जरिए इस तरह जिस लैंग्वेज को न जानने वाले टीचर को उस लैंग्वेज की स्कूल में न शिफ्ट किया जाए। सरप्लस है इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि मराठी के ताल्लुक से जितने लोग फिक्र करते हैं और जितनी बड़ी नजर आती है वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, और गुर्बत की वजह से हमारे बच्चे उर्दू मीडियम की स्कूलों में ही तालीम लेते हैं। गरीब है, पैसा नहीं है इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेने का, तो हमारे पास बच्चे सरप्लस रहते हैं। तो कोई टीचर वहाँ उनकी क्लास कम हो जाने की वजह से अगर प्लस हो गया तो हमारा सरप्लस टीचर हमारे इसमें भेजा जाता है अपने टीचर्स को एडजस्ट करने के लिए। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने सख्ती से बंदी लगाई। सर, कौमी तंजीम का महाराष्ट्र में कितना यूनिट है जी, कितने यूनिट है कौमी तंजीम? मेरे तकरीबन मैं काम कर रहा हूँ इस तंजीम में 84 से, और हम लगातार महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुँच रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट तक जा रहे हैं। हमारी हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिट काम कर रही हैं। हमारे लोग हर गांव देहात में भी छोटे छोटे सेमिनार लेके लोगों में बेदारी पैदा कर रहे। मेरे यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम नहीं, हर कौम मिल्लत के लोग इसमें शामिल है, और कौमी तंजीम एक मूवमेंट की हैसियत रखता है, और ये हर जगह पर आपको नजर आएगा, चाहे आप मराठवाड़ा में चले जाए या विदर्भ में चले जाए। हाँ, अभी हम कौमी तंजीम के ऑफिस के लिए भी हम एक ऑफिस खोल के आए, और कौमी तंजीम का एक ऑफिस हम साहब ने अभी नूरानी होटल के बगल में है, और हमारे शहर की सदर की हैसियत से शमीम साहब थाना शहर में पूरी मुमरा से अभी थोड़ा बाहर हम उनको निकालना चाहते हैं कि शहर में और भी इलाकों के अंदर लोगों में जाएं और कौमी तंजीम का काम करें। उसका दफ्तर जब मुकम्मल काम हो जाएगा तो उसके इनॉग्रेशन के लिए भी अब ये आप लोग उनसे कहिए जितने जल्दी बनाएंगे उतने जल्दी मैं आ जाऊँगा आप लोगों से। सर, आपने मिर्जा हिमायत बेग की बात की, आप लोगों ने आपने कहा कि हम हाईकोर्ट के लिए इंटरनेशनल पिटीशन में हम शामिल हैं, तो सरकार में ये महकमा तो आप ही लोगों के पास होता है, आरा पार्टी के पास, तो ये जड़ से ही क्यों खत्म नहीं हो जाता कि मुसलमान उसको इम्प्लीमेंट न किया जाए? देखिए, एक चीज़ है कि जड़ से कोई चीज़ खत्म नहीं होती, क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ का किसी न किसी के साथ कोई ताल्लुक ज़रूर साबित हो जाता है। तो इसलिए ये कहना कि नहीं इसको जड़ से ख़त्म करेंगे तो कोई बात नहीं है, मगर बेकसूर है वो। मैं माइनॉरिटी कमीशन का रुकन था, उस वक्त भी हमने पड़गा में हम लोगों ने पहल की थी, गए थे साकिब नासिम के मसले पर, उस वक्त भी माइनॉरिटी कमीशन ने सख्ती से कदम उठाया था। और आज भी जहाँ कहीं पर भी होता है, वो चाहे किसी को भी नाजायज़ परेशान करने वाली बात हो
वहाँ पे हम लोग ये नहीं कह सकते हैं फौरी तौर पे कि ये बेकसूर है, मगर उस मसले पर पूरे इलाके में दहशत पैदा करना और लोगों के दरमियान में गलत फहमी पैदा करना ये बिल्कुल नाजायज़ है और उसके ऊपर हम कदम उठाते हैं। वो चाहे अभी कल परसों में शुलापुर का मामला है, उसमें भी हमने जितनी कोशिश की हमें करनी चाहिए ईमानदारी से, वो हमने कोशिश की है। उस पर जो भी सामने आएगा, जब मेरे पास उसके तफसीलात आएंगे तो मैं आपसे सर मुमरा में तीसरी या चौथी विजिट होगी आपको? अभी ये मुमरा नहीं, मेरे पास तो गिनती नहीं हो सकती, ज़्यादा है मेरा। और ज़्यादा होगी, और अच्छी बात है। ज़्यादा होगी। मैं हर महीने में 2 मरतबा तो आया मैं यहाँ पर, 2-3 मरतबा। जैसे ये जो बेल्ट है, तो मुमरा में एक उर्दू स्कूल है, उसके बाद फिर कौसा में, इतने बड़े एरिया में कोई उर्दू स्कूल नहीं। उसी तरह कौसा के बाद सीधा कल्याण पाटा में स्कूल हो सकता है, वहाँ पर भी कोई स्कूल नहीं। तो इतने जो बीच के बच्चे हैं वो या तो कौसा स्कूल जाते हैं पैदल, या फिर मुमरा आना पड़ता है, या फिर वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं कि भाई इतने बच्चे जो रिक्शा के पहले बच्चे नहीं हैं, हम लोग नहीं। ये सिटी हम मुमरा को जब डेवलप किया गया, उस वक्त कोई प्लान के साथ तो डेवलप हुआ नहीं। हमारे यहाँ कोई दिल रखने की जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्कूल के लिए जो रिजर्व प्लॉट है वहाँ पर भी बिल्डिंग तामीर हो चुकी है। तो अभी क्लस्टर डेवलपमेंट की जो बात जितेंद्र आवाड़ साहब ने जो बहुत सख्ती के साथ उसको रखा है और वो इसके ऊपर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उसके पीछे मकसद ये है कि बाकायदा प्लानिंग के तहत रहने वाले लोगों को भी अच्छे मकान मिले और जो रहते हैं उनके बच्चों को भी अच्छी तालीम मिले। यहाँ पर जो हॉस्पिटल का प्लॉट है उसके ऊपर पूरी तैयारी हो चुकी है और हमारी कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई थी, उस वक्त उन्होंने हमको बता दिया कि हॉस्पिटल के लिए हम तैयारी कर चुके हैं, काम शुरू कर रहे हैं। स्कूल की भी जहाँ तक उनके पास जो प्लॉट अभी है उसमें भी अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो स्कूल हमने बंद करवाई उसको पूरा पुल डाउन करके वहाँ पर पूरी बेहतरीन स्कूल बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसमें शरीक करने का काम होगा। मुमरा में फिर वो मुंबई की तरह शिकायत नहीं होनी चाहिए कि जो ओपन प्लॉट है वो ओपन प्लॉट बच्चों को खेलने की जो मैदान है उस मैदान में भी हमारे ही लोगों ने उसको डंपिंग ग्राउंड बना के रखा है। किसी ने वहाँ पे रेत ला के रख दी है, किसी ने ईटा रख दिया है, किसी ने सलिया रख दिया, तो बच्चों को खेलने के लिए वो मैदान नहीं है। जो गार्डन है वो बेहाल है। तो ये सारे इशू पे हमने कमिश्नर के साथ वो मीटिंग भी की और इसके पहले मैंने खुद भी दौरा किया, आकर देखा भी, साथ में अफसरों को भी लाया और मैं समझता हूँ कि अब अभी जो रिलीज होगा फंड तो इसमें ये सब काम हमको गवर्नमेंट मुलाजिम को फिर लेने के लिए हुकूमत से परमिशन लेना पड़ता है। तो इस सिलसिले में भी हमारी एजुकेशन मिनिस्टर से भी बात हुई है और उन्होंने ये कैबिनेट के सामने रखने की बात की। हमने सीएम से कहा है कि सिर्फ उर्दू अदारों के साथ ये सौतेला व्यवहार होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो डीएड और बीएड करके आज बेरोजगार घूम रहे हैं। स्कूलों में टीचर की ज़रूरत है, टीचर मौजूद हैं, आप उनको लेने के लिए तैयार नहीं हैं। ये बताया जाता है क्योंकि हमको ओपन करना होगा रिक्रूटमेंट, तो हमको सारे फैकल्टीज़ के लिए और सारी लैंग्वेज के लिए करना पड़ेगा, इसलिए ये सब मुश्किल है, मगर इंशाल्लाह वो उसमें भी रास्ता हमको। एससी और एनटी में माइनॉरिटी के लोगों को शामिल करने का अपने मुतालबा किया है। मैंने रिजर्वेशन की बात नहीं की। नहीं तो एससी और एसटी के जो आप बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एससी एसटी को जिस तरह से तालीम के लिए जो फैसिलिटीज हैं, रिजर्वेशन फैसिलिटीज हैं उनको, वो रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। उनको फैसिलिटीज है, एजुकेशन की फैसिलिटीज है और फंडामेंटल राइट्स अगर देखा जाए तो उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको अपने राइट्स जो है दे रखा है। उसके तहत भी हमको हुकूमत हिंद ने ही ऐलान किया आरटी। तो राइट टू एजुकेशन अगर आपने ऐलान किया तो मेरा हक बनता है कि मुझको पूरा के पूरा मौका मिले और वो मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए क्योंकि आपने जो स्कॉलरशिप दे रखी है उसमें हमारा 100% कोटा पूरा नहीं होता है। जिन बच्चों को मिलता है
और जो बच्चे मायूस रहते हैं वो फिर ड्रॉप आउट में परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। इसके लिए ये हो सकता है, हमें उम्मीद है कि नए साल से ये स्कीम जो हम मांग कर रहे हैं इंशाल्लाह वो पूरी होगी। क्या स्कीम क्या होगी, मतलब क्या डिमांड एग्जैक्टली क्लियर कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे बच्चे स्कूल में एडमिशन ले, आप बच्चे स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं उनके तो नीचे वगैरह पे भी एसटी लिखा ही जाता है और उसके बाद उनका जो रेजोनेंस जो भी फैसिलिटीज हमारे तो उसमें लिखा ही जाता है ना हमको, लेकिन फैसिलिटीज नहीं मिलती, वही बात है। हम वही फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं। जिस तरह से उनको फैसिलिटीज मिलती हैं उसी तरह सेम फैसिलिटीज जो है मुसलमानों को मिलेगी। हाँ, वही डिमांड कर रहे हैं ना, वही डिमांड कर रहे हैं। ये तो पूरी तरह समाज है, हम लोग डॉक्टर साहब दिख रहे कि नहीं? भाई वो भी फैन संभालो, लगेगी पैगाम में नहीं लगेगी ये कहा। चलिए लो निकल गई।